गुड इवनिंग, कैसे हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो कल की क्लास में थोड़ा लास्ट में आवाज़ नहीं आई होगी, तो वहीं से टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण की, एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो बाह्य स्थानीय संरक्षण एक्स सीटू कंजर्वेशन की। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि जो एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है अथवा जो बाह्य स्थानीय संरक्षण होता है किस तरह से किया जाता है। तो इन सीटू संरक्षण अथवा स्वस्थानीय संरक्षण में हम क्या कर रहे थे कि अगर जीव जंतुओं और वनस्पतियों की कोई प्रजाति किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती थी तो हम उसे उसी स्थान पर संरक्षित कर दे रहे थे। यहां पर एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत क्या किया जाता है कि किसी भी क्षेत्र से जहां पर जीव जंतु अथवा वनस्पतियों की विशिष्ट प्रजाति पाई जाती है वहां से अन्यत्र कहीं इसे स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इस स्थान से कहीं अन्यत्र स्थानांतरित करके प्राकृतिक आवास बनाया जाता है। तो हम मान लेते हैं कि ये नेचुरल हैबिटेट है, ये प्राकृतिक आवास है, लेकिन यहां पर कृत्रिम तरीके से प्राकृतिक आवास बनाने का प्रयास किया जाता है। तो कृत्रिम तरीके से आवास बनाया जाता है जिसे हम क्या कह सकते हैं, ये एक प्रकार से क्या है, कृत्रिम आवास है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे यहां की पर्यावरणीय दशाएं जो बनाई जाती हैं सेम ऐसे ही बनाने का प्रयास किया जाता है जैसे कुछ इस स्थान से मिलती जुलती हुई हो, लगभग समानताओं को देखा जाता है। तो एक प्रकार से कृत्रिम आवास का निर्माण किया जाता है और इस कृत्रिम आवास में क्या करते हैं, तो यहां पर जीव जंतु और इनके साथ साथ वनस्पति इनका संरक्षण करते हैं। इसके अतिरिक्त, इस कृत्रिम आवास निर्माण के अतिरिक्त कुछ जीन बैंकों का निर्माण किया जाता है। किसका, तो आप कह सकते हैं जीन बैंक का। और जीन बैंक में क्या करते हैं, तो जीन बैंक के अंतर्गत स्पर्म, अंडों, ऊतकों आदि का संचयन किया जाता है, संग्रहण किया जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है। ठीक, तो 3 एग्जाम्पल हमने बताए थे कल। अब उन तीनों एग्जाम्पल की एक एक करके बात करते हैं। तो पहला है बोटेनिकल गार्डन, दूसरा है चिड़ियाघर और तीसरा होता है क्या, जीन बैंक। तो पहली बात करते हैं हम लोग बोटेनिकल गार्डन की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो क्या है, बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन। अब बोटेनिकल गार्डन क्या है, तो आप पहले ही समझ चुके हैं कि ये एक प्रकार का एक्स सीटू कंजर्वेशन है। एक्स सीटू कंजर्वेशन है, इसका मतलब है कि यहां पर एक क्या बनाया जाएगा, एक कृत्रिम आवास बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो इस स्थान पर क्या, कृत्रिम आवास का निर्माण किया जाएगा जहां की प्राकृतिक दशाएं जीव जंतुओं और वनस्पतियों के रहने के अनुकूल हों। लेकिन है क्या, बोटेनिकल गार्डन है। तो बोटेनिकल गार्डन है इसलिए यहां पर इस कृत्रिम आवास में क्या किया जाता है, तो यहां पर विश्व के विभिन्न स्थानों से लाए गए वनस्पतियों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो विश्व के विभिन्न स्थानों से, अलग अलग स्थानों से लाई गई वनस्पतियों का संरक्षण इस बोटेनिकल गार्डन में करते हैं। ध्यान रखना है, आपके उत्तर प्रदेश में, यूपी में बोटेनिकल गार्डन कहां कहां पे हैं, तो यूपी में है आपका झांसी, अलीगढ़ और सहारनपुर। तो ये 3 नाम जरूर ध्यान रखिएगा, झांसी, अलीगढ़ और सहारनपुर, जहां पर उत्तर प्रदेश में
बॉटेनिकल गार्डन है, बॉटेनिकल गार्डन की स्थापना की गई है। तो ये 3 नाम ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम लोग चिड़ियाघर की। तो चिड़ियाघर क्या है? तो दूसरा जो संरक्षण है ये है ex situ संरक्षण, यहां पर है चिड़ियाघर। देखिए चिड़ियाघर भी एक प्रकार से क्या है, तो ये एक प्रकार से कृत्रिम आवास है। और यहां पर क्या किया जा रहा है, तो इस कृत्रिम आवास में क्या कर रहे हैं, तो इस कृत्रिम आवास में जीव जंतुओं, पक्षियों, जीव जंतुओं, पक्षियों आदि की विभिन्न प्रजातियों का, आदि की विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण किया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है, संरक्षण किया जाता है कहां पर? चिड़ियाघर में। तो इसका उद्देश्य है जीवों का संरक्षण करना। तो इसका चिड़ियाघर का उद्देश्य जो है, उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है जीवों का संरक्षण। लेकिन वर्तमान समय में ये क्या है, तो हम कह सकते हैं कि चिड़ियाघर मनोरंजन के केंद्र बन चुके हैं। तो मुख्य उद्देश्य है जीव जंतुओं का संरक्षण करना, पक्षियों आदि का संरक्षण करना, लेकिन ये वर्तमान समय में किसके केंद्र बने हुए हैं, तो मनोरंजन के केंद्र बने हुए हैं। चिड़ियाघर का देखभाल आदि की बात कौन करता है, तो चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना की गई है। और जो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है, ये केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण चिड़ियाघर की देखभाल, संरक्षण आदि का कार्य करता है। तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण जो है वो क्या कर रहा है, तो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण चिड़ियाघरों की देखभाल, संरक्षण आदि का कार्य करता है। यहां पर जो कर्मचारी कार्य करते हैं उनकी मॉनिटरिंग, उनकी ट्रेनिंग इत्यादि का कार्य केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा कराया जाता है। ठीक। अब तीसरा जो ex situ कंजर्वेशन में है उसकी बात करें तो जीन बैंक। तो थर्ड स्तर पर है जीन बैंक। तो तीसरे स्तर पे हैं ex situ कंजर्वेशन में, जिसे हम कहते हैं जीन बैंक। ठीक है। तो जीन बैंक में क्या करते हैं, जीन बैंक में आनुवांशिक स्तर पर जीव जंतुओं और वनस्पतियों के पदार्थों का, या हम कह सकते हैं कि उनके अंगों, उपांगों, सूक्ष्मांगों आदि का संरक्षण किया जाता है। तो जीन बैंक में क्या करते हैं, इस स्थान पर आनुवांशिक स्तर पर संरक्षण का कार्य किया जाता है। ठीक है, आनुवांशिक स्तर पर संरक्षण का कार्य किया जाता है। यहां पर क्या करते हैं, तो यहां पर जीव जंतुओं, वनस्पतियों के ऊतक, स्पर्म, अंडे, ठीक है ना, जीन इत्यादि का संरक्षण करते हैं अत्यंत कम तापमान पर। तो इसका संरक्षण होता है अत्यंत कम तापमान पर संरक्षण, जिसे कहा जाता है क्रायो टेम्परेचर। क्रायो तापमान, अथवा तरल नाइट्रोजन में संरक्षण किया जाता है। तो अथवा तरल नाइट्रोजन में संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो यह बात ध्यान रखनी है। साथ साथ पादपों का और जंतुओं का संरक्षण किया जाता है। तो राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, अगर बात करें, मैं नेक्स्ट पेज में कर देता हूं,
एक है क्या, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। ठीक है, तो राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो में विभिन्न प्रजातियों के वनस्पतियों के सूक्ष्म अंगों का संरक्षण किया जाता है। तो कहां पर, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो में किया जाता है, इसके लिए जिम्मेदार संस्था है। और यह है कहां पर राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, तो यह है आपकी नई दिल्ली में। तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। दूसरा है राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। तो राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो जो है, यह है आपका करनाल में, हरियाणा। ठीक है, यहां पर पशुओं के आनुवांशिक पदार्थों का संरक्षण किया जाता है। ठीक, अब तीसरा है राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। जो राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो है, यहां पर मछलियों से संबंधित आनुवांशिक पदार्थों का संरक्षण होता है। ठीक है, मछलियों के आनुवांशिक पदार्थों का संरक्षण होता है, और यह है आपके उत्तर प्रदेश, लखनऊ में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि नाम ध्यान रखिएगा कहां कहां पर है। ठीक, चलिए, तो ये हो गया कंजर्वेशन से संबंधित बातें। अब बात करते हैं कि भारत सरकार में या भारत में जीव जंतुओं के संरक्षण से संबंधित कुछ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उन प्रोग्रामों की। तो हेडिंग लगाइएगा, भारत सरकार के द्वारा जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयास। भारत सरकार के द्वारा जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयास। अब प्रीलिम्स में बहुत डेप्थ में जाता नहीं है, स्टेट पीसीएस में तो बहुत अंदर डेप्थ की जानकारी नहीं है, बल्कि थोड़ी थोड़ी जानकारी देखेंगे, और ये देखेंगे प्रोग्राम जो है वो कब से प्रारंभ किए गए। ठीक, तो यहीं से प्रश्न बन जाता है आपका। तो सबसे पहला जो प्रोग्राम है, ये है आपका प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कब प्रारंभ किया गया, तो ये प्रारंभ किया गया है 1973 से। तो 1973 में प्रारंभ किया गया, और है क्या, तो भारत सरकार का बाघों को संरक्षित करने का कार्यक्रम है। तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, ये है भारत सरकार का बाघों को संरक्षित करने का कार्यक्रम। ठीक है, यह केंद्र सरकार के द्वारा संचालित योजना है, और उद्देश्य है क्या, उद्देश्य है बाघों के संरक्षण के साथ साथ आसपास का जो क्षेत्र है पारिस्थितिकी है, उस पारिस्थितिकी का भी संरक्षण हो। तो केंद्र सरकार की योजना है, और केंद्र सरकार की योजना होने के साथ साथ क्या है, ध्यान ये रखना है कि बाघों के संरक्षण के साथ साथ आसपास के पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता आदि का संरक्षण भी है। तो ये कोर और बफर एरिया,
कोर जोन और बफर जोन या कोर एरिया और बफर एरिया के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो जो टाइगर रिजर्व्स बनाए जाते हैं इस तरह से बनाए जाते हैं कि कोर एरिया और बफर एरिया के कॉन्सेप्ट पर आधारित हो। अब आप जानते ही हैं कोर एरिया होगा, इसका मतलब है कि बाह्य लोगों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित होगा और बफर एरिया में थोड़े बहुत अधिकार प्रदान किए जाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट पर आधारित है आपका प्रोजेक्ट टाइगर। इस प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व्स की स्थापना की जाती है। तो कोर एरिया और बफर एरिया के सिद्धांत पर आधारित टाइगर रिजर्व्स की स्थापना की जाती है। तो किसकी स्थापना की जाती है? इस सिद्धांत पर आधारित टाइगर रिजर्व की स्थापना की जाती है। और वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? बाघ अभ्यारण्य आप जान रहे हैं कि 53वां बना है आपका, आपके यूपी में ही बना है रानीपुर। तो 53वां रानीपुर है, चित्रकूट मंडल में आता है और पन्ना रानीपुर के मध्य में जो चित्रकूट बफर एरिया है ये शामिल है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और रानीपुर उत्तर प्रदेश, इनके मध्य का जो बफर जोन है वो कॉमन एरिया है चित्रकूट प्रमंडल। ठीक है, तो या तो चित्रकूट प्रमंडल के अंतर्गत है। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व वर्तमान में है, 53वां टाइगर रिजर्व बना हुआ है। आगे अगर कोई नया टाइगर रिजर्व आता है तो उसको ध्यान रखना है आप लोगों को। तो ध्यान क्या रखना है? प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना 1973 में प्रारंभ की गई थी, भारत सरकार का प्रोजेक्ट है और बाघों को संरक्षित करने की योजना है। उद्देश्य क्या है कि टाइगर्स बाघों के क्षेत्रों को संरक्षित किया जाए और साथ साथ आसपास की जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र आदि का भी संरक्षण किया जाए। इसके आधार पर टाइगर रिजर्व की स्थापना की जाती है और टाइगर रिजर्व की स्थापना कोर एरिया और बफर एरिया के सिद्धांत पर आधारित की जाती है। वर्तमान समय में भारत में 53 टाइगर रिजर्व है। 53वां जो बनाया जा रहा है वो कौन सा है? रानीपुर उत्तर प्रदेश का है। तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में अन्य कितने हैं वो सबकी लिस्ट आपको तैयार करनी है खुद से। ठीक, चलिए अब दूसरी बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बाद। तो दूसरा प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी कब? इसकी शुरुआत की गई थी 1992 में, वर्ष 1992 में। है क्या ये? तो हाथियों के आवास और हाथियों के गलियारों आदि का संरक्षण करना है। तो ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। क्यों? इसके तहत हाथियों के आवास, गलियारों आदि का संरक्षण। ठीक है, साथ साथ मानव हाथी संघर्ष को कम करने की बात की गई थी इसमें, ताकि मानव हाथी संघर्ष कम हो सके। पालतू हाथियों के कल्याण की बातें भी इस प्रोजेक्ट के तहत की गई हैं। तो यहां पर क्या बात की गई है? जो पालतू हाथी हैं, तो पालतू हाथियों के कल्याण की बात की गई है। ठीक है, साथ साथ क्या है? शिकारियों और प्राकृतिक रूप से हाथियों की जो मृत्यु होती है इससे भी हाथियों का संरक्षण किया जा सके या हाथियों को बचाया जा सके, ये बात की जाती है। हाथी गलियारा कैसे बनाया जा रहा है? तो हाथी गलियारे का निर्माण, मान लीजिए कि कोई क्षेत्र है जहां पर हाथी बाहुल्य क्षेत्र है या हाथियों का प्राकृतिक आवास है, कोई पार्क, नेशनल पार्क है, कोई सेंचुरी है, वन्यजीव अभयारण्य है और कोई दूसरा वन्यजीव अभयारण्य इत्यादि है, यहां पर भी हाथियों का प्राकृतिक आवास पाया जाता है। तो कुछ इस तरह से अंडरपास आदि का निर्माण करना जहां की प्राकृतिक दशाएं इन प्राकृतिक दशाओं के अनुकूल हों, जिससे हाथियों का सामान्य रूप से आवाजाही एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर हो सके और मानव हाथी संघर्ष में कमी आ सके। ठीक है, तो 2011 में मानव हाथी संघर्ष को कम करने और हाथियों का संरक्षण करने से के लिए एक जन जागरूकता अभियान प्रारंभ किया गया। वर्ष 2011 में एक जन जागरूकता अभियान, और उद्देश्य क्या था? हाथियों का संरक्षण, मानव हाथी संघर्ष को कम करना,
इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हाथी मेरा साथी प्रोग्राम शुरू किया गया। तो कब शुरू किया गया था, यह ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2011 में, और प्रोग्राम का नाम था क्या, हाथी मेरा साथी अभियान। तो हाथी मेरा साथी अभियान। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था हाथियों का संरक्षण करना, साथ साथ जो हाथी गलियारा है इनकी स्थापना करना, मानव हाथी संघर्ष को कम करना। तो यही उद्देश्य थे हाथी मेरा साथी अभियान। और इसका जो शुभांकर था गजू। तो दूसरी बात ध्यान रखना है, इस अभियान का जो शुभांकर था, तो शुभांकर क्या था, इसका शुभांकर था गजू। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका शुभांकर था क्या, गजू। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सी टर्टल प्रोजेक्ट। तो हेडिंग लगाइएगा सी टर्टल प्रोजेक्ट अथवा समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट। तो तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात है वो है क्या, समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट। सी टर्टल प्रोजेक्ट। तो वर्ष 1999 में, कब, वर्ष 1999 में भारत सरकार का पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, दो मिले थे। एक तो भारत सरकार का पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, और यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ने साथ में मिलकर के समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट को शुरू किया था, सी टर्टल प्रोजेक्ट को शुरू किया था। दरअसल भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है, भारत का जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है, इस पूर्वी तटीय क्षेत्र में क्या है, मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये जो क्षेत्र है पूर्वी तटीय क्षेत्र। तो भारत का जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है, इस पूर्वी तटीय क्षेत्र में ओलिव रिडले कछुए, नाम क्या है, ओलिव रिडले कछुआ। तो ओलिव रिडले कछुए इस क्षेत्र में आते हैं, और यहां पर, कहां पर, तो भितरकनिका है। तो भितरकनिका अभयारण्य है, और भितरकनिका अभयारण्य से प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। भितरकनिका, सिमलीपाल, इनमें प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि मुख्य रूप से उड़ीसा का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में, या हम कह सकते हैं कि जो भारत का पूर्वी तटीय क्षेत्र है, इस पूर्वी तटीय क्षेत्र में ओलिव रिडले कछुए प्रतिवर्ष आते हैं, अपने घोंसले बनाते हैं, और यहां पर क्या है, प्रजनन करते हैं। तो प्रतिवर्ष इस क्षेत्र में ओलिव रिडले कछुए आते हैं, और ये क्या बनाते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं, और साथ साथ क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, और फिर ये समुद्र में, प्रशांत महासागर में तैरते हुए चले जाते हैं गैलापागोस द्वीप तक। तो गैलापागोस द्वीप से के आसपास के क्षेत्रों से आते हैं, और कहां पहुंचते हैं, भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों पर पहुंचते हैं, और फिर वहां से वापस चले जाते हैं तैरते हुए। तो इनके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया भारत में, सी टर्टल प्रोजेक्ट। मुख्य रूप से ध्यान यह रखा गया कि कछुओं के घोंसले निर्माण, इनके प्रवसन क्षेत्रों आदि का संरक्षण किया जाए, ताकि कछुओं की मृत्यु ना हो सके, असामयिक मृत्यु ना हो। तो प्रोग्राम किसका है, भारत सरकार का पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ साथ इसमें कौन शामिल है,
तो ध्यान रखिएगा, इसमें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शामिल है इस प्रोजेक्ट में। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट की। तो अब बात करते हैं क्या, 3 4 जो भी है आप हेडिंग लगा लीजिएगा, 4 नंबर है शायद। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट, वल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की बात करते हैं। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट अथवा वल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट, वल्चर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट की। तो वर्ष 2006 की बात है, 2 संस्थाएं मिली हैं। एक तो हरियाणा वन विभाग, ये दोनों के नाम ध्यान रखिएगा, और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। तो हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इनके मध्य समझौता हुआ, और यह समझौता कब हुआ, वर्ष 2006 में। तो इनके मध्य समझौता हुआ वर्ष 2006 में। ठीक है, तो वर्ष 2006 में हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के मध्य में समझौता हुआ। यह समझौता किस लिए हुआ, यह समझौता हुआ गिद्धों के संरक्षण के लिए, वल्चर कंजर्वेशन के लिए, गिद्धों के संरक्षण के लिए। और गिद्धों का संरक्षण प्रोजेक्ट शुरू किया गया। ठीक है ना, एशिया में गिद्धों के संरक्षण के लिए, या हम कह सकते हैं एशिया से समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण, पीछे कैमरा देखना, एशिया से समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए सेव प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। तो क्या प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, सेव प्रोजेक्ट। सेव प्रोजेक्ट, या हम सब कह सकते हैं सेव प्रोग्राम, कार्यक्रम, सेव कार्यक्रम। और सेव कार्यक्रम किस लिए शुरू किया गया, तो सेव कार्यक्रम शुरू किया गया है एशिया से समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए सेव कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब मुख्य रूप से क्या किया जाता है, तो गिद्धों की मृत्यु हो रही थी, और गिद्धों की मृत्यु इसलिए हो रही थी क्योंकि डिक्लोफेनेक दवा का इस्तेमाल करते थे, और मवेशियों में किया जाता था डिक्लोफेनेक दवा। तो डिक्लोफेनेक दवा का इस्तेमाल करने से, यह दवा आप जान रहे हैं कि बायोमैग्निफिकेशन की प्रोसेस होगी, और यह जाएगा किसमें, गिद्धों की किडनी में संरक्षित हो जाएगा, क्योंकि गिद्ध क्या है, पर्यावरण के सफाई कर्मचारी कहे जाते हैं। तो जैसे जैसे इनके शरीर में डिक्लोफेनेक का संरक्षण होने लगा था, जमाव होने लगा था, तो जमाव होने से क्या है, गिद्धों की किडनियां प्रभावित हो जाती थी, और किडनियों के प्रभाव होने से गिद्धों की मृत्यु हो रही थी। गिद्धों की मृत्यु होने से क्या है कि आप कह सकते हैं ये पर्यावरण के सफाई कर्मचारी कहे जाते हैं। मृत अवशेषों की संख्या बढ़ सकती है पारिस्थितिक तंत्र में, और जैसे जैसे मृत अवशेषों की, जंगलों में मृत अवशेषों की संख्या बढ़ेगी तो सिर्फ ना केवल पर्यावरण प्रदूषण होगा, बल्कि रेबीज और एंथ्रेक्स जैसे रोगों के बढ़ने की संभावना हो जाएगी। ऐसा क्यों, तो क्योंकि मृत अवशेषों के पास जो जंगली कौन है, तो जंगली जो जानवर हैं, मुख्य रूप से जो जंगली कुत्ते होते हैं, तो जंगली कुत्तों की आवाजाही ऐसे मृत अवशेषों या मृत जंतुओं के पास इन जंगली कुत्तों की आवाजाही बढ़ जाती है। तो जैसे ही इन जंगली कुत्तों की इन मृत अवशेषों के पास आवाजाही ज्यादा बढ़ेगी, तो इनके बढ़ने से क्या हो सकता है, रेबीज और एंथ्रेक्स जैसे रोगों का प्रसार हो सकता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है, क्योंकि गिद्ध क्या है, गिद्ध हमारे पर्यावरण को साफ करने का कार्य करते हैं, मृत अवशेषों का भक्षण करते हैं, और मृत अवशेषों का भक्षण करने से पारिस्थितिक तंत्र साफ होता रहता है, पर्यावरण को साफ करने का कार्य करते हैं। ठीक, तो 2 बातें ध्यान रखनी है। पहला क्या ध्यान रखना है, हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का नाम ध्यान रखना है,
और सेव प्रोजेक्ट के बारे में ध्यान रखना है। साथ ही डिक्लोफेनेक का नाम ध्यान रखिएगा अगर हो सके तो। क्या नाम है? डिक्लोफेनेक, इसका नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, डिक्लोफेनेक पशुओं को दी जाने वाली दवा है जो कि अब प्रतिबंधित की जा रही है, तो प्रतिबंधित कर दी गई है। तो डिक्लोफेनेक क्या है? पशुओं को दी जाने वाली दवा, पशुओं को दी जाने वाली क्या है? ये दवा है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं गंगा डाल्फिन की। तो गंगा डाल्फिन, तो अगला पॉइंट लगाइए 5 नंबर, और बात करते हैं हम गंगा डाल्फिन। तो देखिए, वर्ष 2009, ध्यान रखिएगा, वर्ष 2009 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। क्या जो घोषित किया गया? तो इसे घोषित किया गया राष्ट्रीय जलीय जीव। तो राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया और इसके संरक्षण की बात की गई। जो गंगा डाल्फिन है, गंगा डाल्फिन का मुख्य रूप से जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र कौन कौन सा है? तो भारत, नेपाल और बांग्लादेश। तो भारत, नेपाल और बांग्लादेश, ये मुख्य क्षेत्र है। और नदियां कौन कौन सी हैं? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना एवं कर्णफुली संगू, कर्णफुली संगू। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना एवं कर्णफुली संगू नदी तंत्र में, कर्णफुली संगू नदी तंत्र में डाल्फिन पाई जाती है, गंगा डाल्फिन। और गंगा डाल्फिन को 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया। इसके संरक्षण की प्रोग्राम चलाए गए। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम लोग प्रोजेक्ट चीता की। तो करंट में सबसे ज्यादा चर्चा में है प्रोजेक्ट चीता, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट चीता, तो देखिए, प्रोजेक्ट चीता की जो शुरुआत है, प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत कब की गई? तो ये प्रोजेक्ट चीता है वर्ष 2022, वर्ष 2022 का है। करंट में सबसे ज्यादा चर्चा में है, एग्जाम में पूछने की संभावना भी सबसे अधिक है। तो प्रोजेक्ट चीता वर्ष 2022 से शुरू किया गया। और आप लोग जानते ही हैं कि भारत में कब? 1952 में। तो वर्ष 1952 में, वर्ष 1952 में आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित कर दिया गया है। तो चीता को वर्ष 1952 में आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया गया है। सितंबर, तो ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट चीता के तहत
ठीक है। तो प्रोजेक्ट चीता के तहत क्या किया गया, सबसे पहले सितंबर 2022 में कहां से, नामीबिया से। नामीबिया को ध्यान रखिएगा, नामीबिया को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ चीता भी कहते हैं, ठीक है ना। तो नामीबिया से लाया गया कहां, भारत, और भारत के कुनो नेशनल पार्क में। तो कुनो नेशनल पार्क, और ये है कहां पर, तो ये है मध्य प्रदेश में, कुनो नेशनल पार्क में लाया गया। सब पहली जो खेप आई वो सितंबर 2022 में आई, ठीक है। दूसरी खेप आई फरवरी 2023 में, शायद प्रश्न भी पूछा इस बार यूपीपीसीएस ने। फरवरी 2023 में किसी ने पूछा है, मुझे ध्यान नहीं है किस एग्जाम ने पूछा है। कहां से, तो ध्यान रहे दक्षिण अफ्रीका से। तो दक्षिण अफ्रीका से, और कहां लाया गया है, तो कुनो नेशनल पार्क में ही। तो ये ध्यान रखिएगा। कहां कहां से भारत में आए हैं, तो नामीबिया से आया है और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए हैं प्रोजेक्ट चीता के तहत चीतों को, ठीक है। तो ये दो बातें ध्यान रखिएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम बात करते हैं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की। थोड़ा सा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के बारे में जान लेते हैं। चलिए, तो हेडिंग लगाइए, क्या, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया है, तो ये आया है वर्ष 1972 में। ध्यान रखिएगा, डेट बहुत पूछता है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की, ठीक। अब इसमें कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो अनुसूचियों की बात करते हैं हम लोग। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कुल 6 अनुसूचियां हैं। तो कुल 6 अनुसूची है। कौन कौन सी, ध्यान रखिएगा। अनुसूची नंबर 1 और अनुसूची नंबर 2। अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में सूचीबद्ध जीव जंतुओं को पूर्णतया संरक्षण प्राप्त है। तो 1 और 2 में जो सूचीबद्ध हैं इन्हें पूर्ण संरक्षण, ठीक है। और इनकी हत्या करने वालों को 1 और 2 में पूर्ण संरक्षण प्राप्त है, और इनकी हत्या करने वाले पर उच्च आर्थिक दंड या अत्यधिक जुर्माने का प्रावधान है। तो ध्यान रखना है, अति आर्थिक दंड का प्रावधान रखा गया है 1 और 2 में। ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं कि कौन कौन से जंतुओं को शामिल किया गया है, क्योंकि यूपीपीसीएस ने आज तक प्रश्न पूछा नहीं है, ठीक है। यूपीएससी की क्लास में इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं वहां पे। यहां पर ध्यान रखना है क्या, कि जो अनुसूची 1 है और अनुसूची 2 है, इतना भी बस ध्यान रखिएगा आप लोग। 72 भी ध्यान रहेगा तो हमारा काम हो जाना है यूपीपीसीएस में। पर फिर भी हो सकता है अगर पूछ दे तो बता ही देते हैं आपको। अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में जो सूचीबद्ध जीव हैं उनको पूर्णतया संरक्षण प्राप्त है। इनकी हत्या करने वाले पर उच्च आर्थिक दंड का प्रावधान है, अति आर्थिक दंड अथवा उच्च आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है, ठीक। फिर अनुसूची 3 और अनुसूची 4। तो अनुसूची 3 और अनुसूची 4 में जो सूचीबद्ध जीव हैं इनका भी संरक्षण है, तो इन्हें भी संरक्षण प्रदान किया गया है। लेकिन यहां पर आर्थिक दंड जो है क्या है, कम है 1 और 2 की तुलना में। तो यहां आर्थिक दंड अत्यधिक है, लेकिन इन जगहों पर आर्थिक दंड कम है, ठीक है। अनुसूची 5 में ऐसे जंतुओं को सूचीबद्ध किया गया है जिनका शिकार किया जा सकता है। तो अनुसूची 5 में जो सूचीबद्ध हैं इनका क्या है, शिकार किया जा सकता है।
ठीक। तो जो अनुसूची 5 के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं, इनका शिकार क्या है, किया जा सकता है। तो अनुसूची 1 से लेकर के अनुसूची 5 तक जीव जंतुओं के बारे में बताया गया है, या जीवों के बारे में संरक्षण, जीवों के संरक्षण से संबंधित बातें की गई हैं। ठीक है, 1 से 5 तक कुल है 6 अनुसूची। तो छठी अनुसूची की बात करते हैं। जो छठवीं अनुसूची है, इस छठवीं अनुसूची में वनस्पतियों का संरक्षण किया गया है। और छठी अनुसूची में जो सूचीबद्ध वनस्पतियां हैं, इन सूचीबद्ध वनस्पतियों का कृषि, इनका संग्रहण, इनका उत्पादन, इनका व्यापार पूर्णतया प्रतिबंधित है। तो छठी अनुसूची के अंतर्गत सूचीबद्ध वनस्पतियों की कृषि, इनका संग्रहण, इनका उत्पादन, इनका व्यापार पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ध्यान रहे इस बात को। तो यहां पर जिन वनस्पतियों को संरक्षण प्रदान किया गया है, इन वनस्पतियों का क्या है, तो ना तो इनकी कृषि की जा सकती, ना संग्रहण, ना ही इनका उत्पादन, ना ही इनका व्यापार किया जा सकता। यह प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो इस बात को ध्यान रखना है। यह है आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। ध्यान रखना है कब आया है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया है 1972 में। अब एक और डेट ध्यान रखना है कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता से संरक्षित बातों की बात कर रहा है। तो जैव विविधता संरक्षण अधिनियम जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, और ये आया है 2002 में। तो वर्ष 2002 में, इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि वर्ष 2002 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम आया। ठीक है। अब जैव विविधता संरक्षण से संबंधित एक रेड डाटा बुक जारी की जाती है। तो रेड डाटा बुक जारी करता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो रेड डाटा बुक IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये क्या करता है, तो ये जारी करता है रेड सूची। ठीक है। तो रेड सूची, या हम कह सकते हैं रेड डाटा बुक। और ये जो रेड डाटा बुक है, ये जारी की जा रही है कब से, वर्ष 1963 से। तो IUCN की रेड सूची या रेड डाटा बुक, और रेड डाटा बुक जारी की जाती है वर्ष 1963 से। इसका ध्यान रखना है कि कब से शुरू की जा रही है। यहां पर विलुप्त, वन से विलुप्त, ठीक है ना, इस संकटग्रस्त, अति संकटग्रस्त, इस प्रकार जो भी जातियां हैं, जो जीव हैं, इन सब की पहचान की बात की जाती है। तो इस रेड सूची में या रेड डाटा बुक में इस तरह से जीव जंतुओं की पहचान की जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं इसके संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का प्रारंभ कब हुआ। तो वर्ष, अंतरराष्ट्रीय जो जैव विविधता संरक्षण है, जैव विविधता संरक्षण के लिए 1963 से रेड डाटा बुक जारी की जा रही है, और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड सूची जारी करता है, और रेड सूची के तहत जीवों का वर्गीकरण करता है। और इस वर्गीकरण में इस बात को बताया जाता है कि कौन से जीव विलुप्त हैं की कैटेगरी में आते हैं, कौन वन से विलुप्त हैं, कौन संकटग्रस्त हैं, कौन अति संकटग्रस्त हैं। ठीक है ना, इस तरह की जीव जंतुओं की सूची जारी करता है। इसके साथ साथ वर्ष 1992 में, ध्यान रहे कब, 1992 में, तो वर्ष 1992 में एक सम्मेलन हुआ रियो डी जेनेरियो में। तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन को कहा जाता है पृथ्वी सम्मेलन। तो इसे कहते हैं क्या, पृथ्वी सम्मेलन। तो रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, और इस पृथ्वी सम्मेलन में क्या किया गया, तो ध्यान रहे यहां पर CBD, इस पृथ्वी सम्मेलन में आया CBD, जैव विविधता अभिसमय।
कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी अथवा जैव विविधता अभिसमय, CBD, जैव विविधता अभिसमय, CBD को स्वीकार किया गया। और CBD के तहत 3 बातें आती हैं जैव विविधता से संबंधित। सबसे पहली बात तो है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। तो तीन चीजें ध्यान रखना है इसके तहत। सबसे पहला जो ध्यान रखने वाली बात है वो है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, कार्टाजेना प्रोटोकॉल। दूसरा है नगोया प्रोटोकॉल और तीसरा है आईची लक्ष्य, आईची टारगेट। इतना ध्यान रहेगा कि ये किससे जुड़े हुए हैं, जैव विविधता से संबंधित बातें हैं, तब भी प्रीलिम्स में कल्याण हो जाएगा, प्रीलिम्स के क्वेश्चन टकरा जाएंगे। ठीक है, अब समझिए। पहला सबसे पहले समझते हैं कार्टाजेना प्रोटोकॉल। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2000 में आया था और वर्ष 2003 से लागू हुआ। तो ये कार्टाजेना प्रोटोकॉल कब आया, ये आया वर्ष 2000 और कब से लागू हुआ, वर्ष 2003 से लागू हुआ। मुद्दे की बात क्या है कार्टाजेना प्रोटोकॉल में, तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा की बात करता है। तो यहां ध्यान रखिएगा, बायोसेफ्टी, ये बात करता है जैव सुरक्षा, बायोसेफ्टी की बात करता है। ठीक है, तो जैव तकनीक के हस्तांतरण में या जैव तकनीक के हस्तांतरण की सुरक्षा की बात अगर आए तो ऐसे संबंधित प्रावधान आए हैं कार्टाजेना प्रोटोकॉल में वर्ष 2000 में, और लागू हुआ है ये वर्ष 2003 से। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो कि जैव सुरक्षा से संबंधित बातें करता है। ठीक, उसके पश्चात नगोया प्रोटोकॉल है। नगोया प्रोटोकॉल वर्ष 2010 में आया है। कहां, तो जापान का नगोया शहर में। यह ध्यान रहे, जैव सुरक्षा से संबंधित प्रोटोकॉल कहां पर आया है, कार्टाजेना। बार बार एग्जाम में पूछा गया है, ये कार्टाजेना को ध्यान रखिएगा। नगोया प्रोटोकॉल, तो नगोया प्रोटोकॉल आनुवांशिक संसाधनों के प्रदाता और प्राप्तकर्ता दोनों के लिए वैधानिक जिम्मेदारियों को तय करने की बात करता है। तो नगोया प्रोटोकॉल किस लिए है, इसमें ध्यान रखना है। नगोया प्रोटोकॉल आया है वर्ष 2010 में, और 2010 में आया जापान के नगोया में। और यहां बात की गई क्या, तो नगोया प्रोटोकॉल में बात की गई है कि आनुवांशिक संसाधनों के प्रदाता और प्राप्तकर्ता दोनों के लिए ही क्या किया जाता है, तो वैधानिक या वैधानिकता की बात करता है। तो आनुवांशिक संसाधनों के प्रदाता और प्राप्तकर्ता दोनों के लिए ही वैधानिकता की बात करता है कौन, नगोया प्रोटोकॉल। तीसरा है आईची लक्ष्य अथवा आईची टारगेट्स। तो यहां पर क्या है, ये लक्ष्य तय किए गए थे कब, तो ये भी जापान के नगोया में तय किए गए हैं, जापान के नगोया में। और जैव विविधता से संबंधित लक्ष्य बनाए गए, लघु अवधि और दीर्घ अवधि के लक्ष्य तैयार किए गए। जैव विविधता संरक्षण से संबंधित लघु अवधि के जो लक्ष्य थे वर्ष 2020 तक के लिए बनाए गए थे, और दीर्घ अवधि के जो लक्ष्य हैं वो वर्ष 2050 के लिए बनाए गए थे। तो 2010 में आया था आईची लक्ष्य, और वर्ष लघु अवधि के जैव विविधता संबंधी लक्ष्यों का निर्धारण किया गया 2010 तक के लिए, और दीर्घ अवधि के लिए 2050 तक के लिए। तो अगर प्रश्न पूछे आईची लक्ष्य का संबंध किससे है, तो जैव विविधता संरक्षण से। ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल संबंधित है जैव विविधता संरक्षण से। आनुवांशिक संसाधन, जैव विविधता में आनुवांशिक संसाधनों के प्रदाता और प्राप्तकर्ताओं के से संबंधित है, ठीक है ना, कि वैधानिकता से संबंधित है।
और कार्टाजेना प्रोटोकॉल। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल ध्यान रखना है, यह भी जैव विविधता से संबंधित है, लेकिन जैव विविधता में भी ये बायोसेफ्टी की बात करता है। ठीक है, तो जैव विविधता में जैव सुरक्षा की बात करता है, बायोसेफ्टी की बात करता है, जैव तकनीकी के हस्तांतरण के से संबंधित सुरक्षा की बात करता है। तो यहां पर क्या है, जैव तकनीकी हस्तांतरण से संबंधित सुरक्षा की बातें की जाती हैं। कहां पर, तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल में। ठीक, इन बातों को अच्छे से ध्यान रहे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्या, अगला टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक तो ये टॉपिक था पार्ट सी जैव विविधता, वो सॉरी पार्ट डी था। पार्ट ए में तो हमने बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझा था, पार्ट बी में हमने स्टडी की थी इकोसिस्टम की और डिटेल तरीके से हमने इकोसिस्टम के बारे में समझा था विस्तृत रूप से कि इकोसिस्टम क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है। तो पार्ट बी में तो इकोसिस्टम के बारे में हमने डिटेल तरीके से समझा था, पार्ट सी में पोल्यूशन को और पार्ट डी में जैव विविधता को। अब बात करते हैं अंतिम जो हमारा पार्ट है, और अंतिम पार्ट है वैश्विक जलवायु परिवर्तन और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के साथ साथ ओजोन क्षरण। तो मुख्य रूप से ओजोन क्षरण है हमारा टॉपिक, तो हेडिंग लगाइएगा ओजोन डिप्लेशन। ओजोन क्षरण, ओजोन डिप्लेशन। ठीक है, चलिए तो ओजोन क्षरण से संबंधित बातों को करते हैं। पहली बात तो ओजोन जो है समताप मंडल की सामान्य विशेषता है। तो ओजोन क्या है, आप जानते हैं कि ओजोन कहां पाई जाती है, तो ओजोन पाई जाती है समताप मंडल में। तो ये है समताप मंडल की ओजोन कहां पाई जा रही है, ओजोन पाई जा रही है समताप मंडल में। प्राकृतिक रूप से बनती है, कैसे बनती है इस बात को पहले समझते हैं। तो सूर्य से जो आने वाला विकिरण होता है, सूर्य से आने वाला जो विकिरण है वो तीन तरह से होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कहते हैं अथवा विकिरण कहते हैं। ठीक है, तो सूर्य से आने वाला अल्ट्रावायलेट विकिरण तीन तरह से होता है, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। ठीक, ए से सी की ओर जब जाते हैं तो एनर्जी बढ़ती जाती है, यानी कि हम यह कह सकते हैं कि सबसे अधिक एनर्जी की अगर बात की जाए तो सबसे अधिक एनर्जी होती है अल्ट्रावायलेट सी के पास, इससे कम होती है अल्ट्रावायलेट बी के पास, और सबसे कम होती है अल्ट्रावायलेट ए के पास। यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम। तो सूर्य से आने वाला जो परावैंगनी विकिरण है, उस परावैंगनी विकिरण में एक विकिरण होता है अल्ट्रावायलेट ए, एक है अल्ट्रावायलेट बी और एक अल्ट्रावायलेट सी। अब समताप मंडल में क्या होता है, तो समताप मंडल में कहां पर, तो समताप मंडल में ऑक्सीजन उपस्थित होती है, ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन से टकराता है अल्ट्रावायलेट सी, सूर्य से आने वाला अल्ट्रावायलेट सी। तो सूर्य से अल्ट्रावायलेट सी आता है और अल्ट्रावायलेट सी का अवशोषण हो जाता है ऑक्सीजन के द्वारा, ऑक्सीजन से अल्ट्रावायलेट सी टकराता है और ऑक्सीजन टूट जाता है। तो ऑक्सीजन का एक क्या है, मॉलिक्यूल है, वो अल्ट्रावायलेट सी के प्रभाव के कारण ऑक्सीजन के दो एटम में विभक्त हो जाता है, टूट जाता है।
अब ऑक्सीजन का जो एटम है आप जानते हैं कि तुरंत किसी के साथ जुड़ने का नेचर होता है इसका, और ये ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाता है। तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ जुड़ करके एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है, और इस ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल को ही बोलते हैं ओजोन। और ये ओजोन क्या है, इस ओजोन से अल्ट्रावायलेट बी टकराता है और ये पुनः O2+O में अथवा O+O+O में टूट जाता है, और फिर लगातार यहां पर रिएक्शन होती रहती हैं आपस में। ऑक्सीजन और ओजोन मिल करके सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी को अवशोषित करते रहते हैं और पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट विकिरण के दुष्प्रभाव से पृथ्वी की रक्षा करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से समताप मंडल में प्राकृतिक रूप से ओजोन का निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है। तो दो बातें ध्यान रखनी है आपको। ओजोन का निर्माण तभी होगा जब सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा। अगर सूर्य की किरणें उपस्थित नहीं होगी, अल्ट्रावायलेट विकिरण उपस्थित नहीं होगा, तो समताप मंडल में ओजोन निर्माण नहीं होगा, है ना। अगर समताप मंडल में विकिरण उपस्थित होगा, वो भी अल्ट्रावायलेट विकिरण, तभी ओजोन का निर्माण हो सकता है, अन्यथा ओजोन का निर्माण नहीं हो सकता। यानी इस बात को ध्यान रखना है कि उस क्षेत्र में क्या होना चाहिए, दिन का समय होना चाहिए, है ना। रात के समय में तो ओजोन का निर्माण नहीं होगा। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में जब रात्रि आती है, शीतकालीन रात्रि आती है, तो शीतकालीन रात्रि में लंबे समय तक रात्रि रहती है, तो क्या ओजोन का निर्माण हो सकेगा? तो आप कहेंगे नहीं हो सकता उस समय। तो एक तो यह बात हो गई कि ध्रुवीय क्षेत्रों में शीतकालीन रात्रि के समय जब सूर्य का प्रकाश अनुपस्थित होता है, तो प्राकृतिक रूप से होने वाली अभिक्रियाएं अवरुद्ध हो जाती हैं और ओजोन निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। यह प्राकृतिक रूप से ऐसा होता है, ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा, पुनः प्रोसेस शुरू हो जाएगी और निर्माण ओजोन का होने लग जाएगा। लेकिन कृत्रिम रूप से कुछ ओजोन विघटनकारी पदार्थ हैं जो समताप मंडल में पहुंच करके इस ओजोन निर्माण की प्रक्रिया को बाधा पहुंचाते हैं। और इन विघटनकारी पदार्थों में सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ होता है क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन विघटनकारी पदार्थों में सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ क्या है? सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से बने हुए पदार्थ जो मार्केट में मुख्य रूप से फ्रेयॉन के नाम से बिकते हैं। तो क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से बने हुए पदार्थ जो मार्केट में फ्रेयॉन के नाम से बिकते हैं, यह भी प्रीलिम्स में पूछा गया है। किस नाम से बिकते हैं? फ्रेयॉन के नाम से बिकते हैं। इनका इस्तेमाल किया जाता है रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में कूलेंट एजेंट के रूप में। तो पहली बात ध्यान रखना है, इनका इस्तेमाल कहां किया जाता है? रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, एसी इत्यादि में कूलेंट एजेंट के रूप में किया जाता है। दूसरा, फोमिंग एजेंट के रूप में भी कार्बन निर्माण के कार्यों में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? CFCs का। जो CFCs हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ये क्षोभ मंडल में इनका विघटन नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, क्षोभ मंडल में इनका विघटन नहीं होता, बल्कि ये क्षोभ मंडल से समताप मंडल में पहुंच जाते हैं। और समताप मंडल में जब इनका विघटन होता है, तब ये ओजोन परत के क्षरण का कार्य करते हैं। तो समताप मंडल में क्लास है क्या आपकी? ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बताया कि ये क्षोभ मंडल में इनका विघटन नहीं होता, बल्कि समताप मंडल में पहुंच जाते हैं। अब समताप मंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंचते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? डाईफ्लोरोमीथेन। एक एग्जाम्पल से उठाते हैं और एक एग्जाम्पल से प्रोसेस को समझ लेते हैं, ठीक है। डाईफ्लोरोमीथेन, CF2Cl2,
जब डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन पहुंचता है कहां पर, समताप मंडल में। क्षोभ मंडल में तो इनका विघटन नहीं होता, क्षोभ मंडल में क्या है, विघटन नहीं होता, बल्कि समताप मंडल में पहुंचते हैं और यहां पर अल्ट्रावायलेट विकिरण का प्रभाव रहता है, और अल्ट्रावायलेट विकिरण के प्रभाव से डाइफ्लोरो डाइक्लोरोमेथेन का क्या हुआ, विघटन हो गया, और विघटन होने से क्लोरीन रेडिकल फ्री हो जाता है। तो क्या टूटेगा, ये CF2 और इससे Cl निकल जाएगा, क्लोरीन रेडिकल मुक्त हो जाएगा। अब जो ये क्लोरीन रेडिकल है, ये क्लोरीन रेडिकल क्या करता है, तो क्लोरीन रेडिकल दो तरह से प्रभावित करता है। पहली बात तो इस क्लोरीन रेडिकल को अगर ओजोन का एक अणु मिल जाता है तो ओजोन के साथ जुड़ जाता है ये, और ओजोन के साथ जुड़ करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। तो क्या बनता है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। ठीक, दूसरी तरफ जो ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना है, ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड, एक प्रोसेस को यहां समझ लीजिए, क्लोरीन मोनोऑक्साइड को अगर ऑक्सीजन का एक एटम मिल जाए, क्या मिल जाए, ऑक्सीजन का एक एटम मिल जाए, तो ये ऑक्सीजन के एक एटम के साथ मिलकर के क्लोरीन रेडिकल को पुनः फ्री कर देता है और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बना देता है। ठीक, बहुत अच्छे से इस प्रोसेस को समझना है। दो बातें हुई, पहली बात क्या हुई कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसमें एक हमने लिया क्या, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन का क्षोभ मंडल में विघटन नहीं हुआ, बल्कि जब यह समताप मंडल में पहुंच गया तो समताप मंडल में क्या हुआ, समताप मंडल में सूर्य के अल्ट्रावायलेट विकिरण के प्रभाव से इसका विघटन हो गया और क्लोरीन रेडिकल इससे मुक्त हो गया। क्लोरीन रेडिकल ओजोन के साथ मिलकर के क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक एटम बनाता है, वो सॉरी मॉलिक्यूल बनाता है। जब कभी क्लोरीन मोनोऑक्साइड को अगर ऑक्सीजन का एक एटम मिल जाए तो पुनः क्लोरीन रेडिकल फ्री हो जाता है और ऑक्सीजन का एक अणु बन जाता है। दो तरह से प्रभाव पड़ रहा है। पहला तो ये सीधे सीधे ओजोन का क्षरण कर रहा है, क्लोरीन डायरेक्ट क्या कर दिया, ओजोन का क्षरण कर दिया, और दूसरी तरफ क्या किया, ये ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के एक एटम के साथ जुड़ करके ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल बना दिया। तो जब ऑक्सीजन के एक एटम के साथ जुड़ जाएगा, तो ऑक्सीजन के एक एटम के साथ जुड़ जाएगा तो फिर ओजोन का निर्माण ही नहीं होगा, क्योंकि ओजोन निर्माण के लिए तो आवश्यक है कि ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन का एक एटम मिले, तब तो ओजोन बनेगा। यहां देखिए ये प्रोसेस होनी चाहिए। तो जब इससे क्लोरीन जुड़ जाएगा तो ये कैसे निर्माण होगा ओजोन का, ओजोन का निर्माण ही नहीं हो पाएगा। तो दो तरह से नकारात्मक रूप से समताप मंडल में प्रभावित कर रहा है। पहली बात तो डायरेक्ट रूप से ओजोन का क्षरण कर दे रहा है, और दूसरी तरफ क्या कर रहा है, दूसरी तरफ ओजोन निर्माणकारी प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करता है। और यह प्रक्रिया क्या है, पूरी तरह से समताप मंडल में चलती रहती है, और समताप मंडल में चलने के कारण ओजोन क्षरण होता रहता है। तो सैद्धांतिक रूप से प्रत्येक स्थान पर होती है, और जहां भी ओजोन क्षरणकारी पदार्थों की मात्रा बढ़ेगी वहां ओजोन क्षरण की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है। अब अगर प्रभाव की बात करें तो ओजोन क्षरण के कारण सबसे ज्यादा वनस्पतियों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो वनस्पतियों का विकास, फसल की गुणवत्ता, पत्तियां आदि प्रभावित होती हैं। दूसरी तरफ मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव करता है, क्योंकि परावैंगनी विकिरण का प्रभाव बढ़ जाता है जो कि कैंसरकारी होते हैं। तो परावैंगनी विकिरण के कारण त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद, आंखों से संबंधित बीमारियां, विभिन्न तरीके से आनुवांशिक डिजीज इत्यादि उत्पन्न हो सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं ओजोन क्षरण से संबंधित प्रयासों की, अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की, तो 1970 और 1980 के दशक में ओजोन क्षरण से संबंधित बातें प्रारंभ हुई। ओजोन क्षरण से संबंधित चर्चा शुरू हुई कि ओजोन क्षरण
हो रहा है और ओजोन परत का संरक्षण करना चाहिए। और इसके संबंध में जो सबसे पहला कन्वेंशन हुआ वो हुआ 1985 में, ध्यान रखना है 1985, और 1985 में वियना कन्वेंशन हुआ। ठीक है, 1985 में क्या होता है, तो 1985 में वियना कन्वेंशन होता है। तो वियना कन्वेंशन क्या है, ओजोन परत क्षरण से संबंधित, ओजोन परत क्षरण से संबंधित यहां पर सर्वप्रथम ओजोन परत क्षरण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय प्रयास, रुक जाइए 5 मिनट। ठीक है, तो सबसे पहले वियना कन्वेंशन में ओजोन परत क्षरण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की चर्चा प्रारंभ हुई, लेकिन यह ध्यान रखना है कि वियना कन्वेंशन बाध्यकारी नहीं था। तो यह बाध्यकारी नहीं था, और इस कन्वेंशन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और उपभोग को नियंत्रित करने की बात की गई सबसे पहले। कहां पर, वियना कन्वेंशन में, और वियना कन्वेंशन हुआ कब, 1985 में। लेकिन ध्यान रखना है क्या, कि वियना कन्वेंशन किसी भी तरह से बाध्यकारी कन्वेंशन नहीं था। अगली जो डेट याद रखनी है, अगला डेट हमें याद रखना है 16 सितंबर 1987। तो 16 सितंबर 1987। इस समय क्या हुआ, तो इस समय हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ओजोन परत क्षरण से संबंधित उन पदार्थों की चर्चा की गई, यानी हम कह सकते हैं ओजोन क्षरणकारी पदार्थों के उत्पादन और उपभोग को क्रमबद्ध तरीके से नियंत्रित करने की बात की गई, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था बाध्यकारी। तो ये बाध्यकारी प्रोटोकॉल था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1 जून 1989, ध्यान रखना है कब से, 1989 से प्रभावी हुआ। तो 1 जून 1989 से प्रभावी हुआ, और भारत 1992 में, भारत इसमें शामिल हुआ है। तो 1992 की डेट ध्यान रखना है, भारत इसमें शामिल हुआ है। ठीक, अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में अब तक कुल 6 संशोधन किए गए हैं, और सबसे लेटेस्ट जो संशोधन है वो है किगाली संशोधन। तो इसको ध्यान रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो संशोधन किए गए हैं उनमें सबसे नवीनतम है किगाली संशोधन। किगाली संशोधन, और रवांडा की राजधानी है। किगाली संशोधन कब हुआ है, तो किगाली संशोधन हुआ है 2016 में, ध्यान रखना है 2016 में हुआ है। जनवरी 2019 से प्रभावशाली हुआ है। तो जनवरी 2019 से प्रभावशाली हुआ है। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, ये HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और उपभोग को नियंत्रित करने की बात करता है। तो क्रमबद्ध तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को नियंत्रित, उत्पादन को नियंत्रित करने की बात करता है। 18 अगस्त 2021 को भारत इसमें शामिल हो गया है, और भारत ने कहा है कि 2032 से क्रमबद्ध तरीके से क्या करेगा, तो HFC का उत्पादन और उपभोग को नियंत्रित करेगा। तो यह ध्यान रखना है कि भारत कब से शामिल हुआ, कब शामिल हुआ है, तो किगाली संशोधन में
भारत हस्ताक्षर किया है अगस्त 2021 को। ये ध्यान रखिएगा। और 2032 से भारत समाप्त करेगा। 2032 तक 10%, 2037 तक 20%, इसके बाद 2042 तक 30% और 2047 तक लगभग 85% तक HFCs के उत्पादन उपभोग को नियंत्रित करेगा। अंतिम जो बात ध्यान रखने वाली बात है वो क्या रखने वाली बात है, 18 सितंबर 1987 को ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था, इसीलिए 16 सितंबर 1987 को, इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बार बार एग्जाम में पूछता रहता है ओजोन दिवस, तो ये भी ध्यान रखना है, 16 सितंबर ओजोन दिवस। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्लास में बाकी जो भी थोड़े से टॉपिक रह गए हैं उनको कंप्लीट कर देंगे। ठीक, थैंक यू।